मांगलिक एक शब्द, और इस एक शब्द ने भारत में जितनी शादियां रुकवाई हैं ना, उतनी शायद किसी और चीज ने नहीं की। किसी की शादी में जरा सी देर क्या हुई, घर में पहला सवाल क्या उठता है कि कहीं मांगलिक तो नहीं। और बस वहीं से क्या शुरू, वहां से चिंता शुरू, डर शुरू, उपाय शुरू, मंदिरों के चक्कर शुरू। अब एक बड़ी क्लैरिटी से बात को सुनिए और इस बात पे चौंकना पूरी तरह से मना है कि जब शादी सच में रुकती है तो असली वजह मंगल होता ही नहीं है। वो वजह जो होती है ना, ये कहीं और छिपी होती है, कहीं ऐसी लेयर में छिपी होती है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसे लोग देखते ही नहीं, क्योंकि सबकी नजर कहां पे अटक गई, जो आसान है, यानी मांगलिक है। तो चलिए आज ना हम वो वाली परतें खोलेंगे, वो वाली लेयर्स खोलेंगे एक एक करके, और पक्की बात कि आधे रास्ते तक ही ना आप समझ जाओगे कि आपकी या आपके किसी अपने की शादी असल में रुकी क्यों हुई है। बस एक बात पक्की है कि इस वीडियो में अंत तक रुकिएगा। रीजन, क्योंकि जो सबसे जरूरी लेयर है ना, और उसका सॉल्यूशन वो आखिर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां सबका डर बैठा हुआ है, मांगलिक। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। देखिए, मंगल जो है ना, ये एक गर्म ग्रह है, ऊर्जा से भरा हुआ, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा अग्रेसिव, और जब ये पहले, चौथे, सातवें या आठवें और 12वें भाव में बैठ जाता है ना, तो इसको मांगलिक कहते हैं। लॉजिक सीधा है कि रिश्तों के घर में इतनी गर्मी, हीट आएगी, टकराव हो सकता है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। भाई यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब वो बातें जो नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलती, हम डर तो जाते हैं लेकिन चीजें पता नहीं चलती। पहली कि मंगल दोष इतनी आसानी से टिकता ही नहीं, इसके कटने के दर्जनों नियम हैं। मंगल अपनी राशि में हो, उच्च राशि का हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, दोष हल्का हो सकता है, दोष खत्म हो सकता है। सच ये है कि ज्यादातर मांगलिक लोगों का दोष पहले ही कट चुका होता है और उन्हें पता तक नहीं होता। फिर दूसरे कि दोनों पार्टनर मांगलिक हों तो दोष आपस में कट जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको पता ही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि मंगल देरी की वजह हो सकता है, पर एकमात्र वजह नेवर, कभी नहीं। तो मांगलिक को उसकी असली जगह दे दीजिए ना। इसको एक कहानी का किरदार समझिए, एक कहानी का सिर्फ एक कैरेक्टर है। आप मंगल को पूरी कहानी मत समझिए। आपको वहां जाना होगा जहां पे मंगल का पूरा खेल छिपा हुआ है। देखो, कोई कहता है कि 7वां भाव देख लो, ये शादी का घर है, राइट, ये तो है, पर ज्यादातर लोग क्या है, 7वें भाव पे अटकेंगे। 7वां तो बस सिर्फ घर है, दीवारें, छत। असली सवाल ये है कि उस घर का मालिक कौन है और वो इस वक्त कहां है। ध्यान से समझिएगा, जरा सोचिए, आपका घर शानदार है, पर मालिक किसी मुश्किल जगह पे फंसा बैठा है। 6ठे भाव में जहां झगड़े हैं, फसाद हैं, रुकावटें हैं, कलेश हैं, या 8वें भाव में जहां अनसर्टेनिटी का माहौल है, पता ही नहीं दिक्कत कहां है। फिर 12वें भाव में जहां डिस्टेंस है, नुकसान है। यानी घर जितना मर्जी अच्छा हो, जब मालिक ही कमजोर जगह पे बैठा है तो घर संभलेगा कैसे, कौन संभालेगा उसे। अब थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा और गहरे, क्योंकि जितना गहरे जाएंगे जवाब तो तभी मिलेंगे ना। उस मालिक का भी एक मालिक होता है। 7वें भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है ना, उस राशि का स्वामी। इसको रिवाइंड करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। अगर वो भी कमजोर है तो समझिए कि नींव के नीचे की जो बेसिक बड़ी नींव है ना, वो हिली हुई है। ये वो लेयर है जो हमेशा जल्दबाजी में छूटती है। और मजे की बात कि असली कारण यही दबा होता है, लॉर्ड का लॉर्ड। अब एक राज की बात, नॉर्मली देखो, ये ग्रेविटी वाली बातें होती है ना, ये रील्स में बता नहीं पा सकता कोई। शादी सिर्फ 7वें भाव का खेल है ही नहीं, इसमें 2 और घर बड़े चुपचाप पर बराबरी से हिस्सा लेते हैं। दूसरा भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव क्या होता है, इसे हम पैसे का घर तो जानते हैं, लेकिन असल में ये परिवार का घर है, परिवार के बढ़ने का, कुटुंब में कुछ एडिशन होने का। और शादी क्या है, शादी है कुटुंब में एडिशन, एक परिवार में एक्सटेंशन होना, 2 परिवारों का जुड़ना। तो स्पष्ट है कि दूसरा भाव कमजोर हुआ तो परिवार बनने की राह में क्या आएगी, अड़चन आएगी। और 11वां भाव ये इच्छाओं के पूरे होने का है। शादी भी तो एक गहरी इच्छा है ना, डीप इंटेंट। तो 11वां भाव कमजोर होगा, इच्छा तो रहेगी, कोशिश भी पूरी होती है, बस पूरा होना ये टलता रहता है, पोस्टपोन होता रहता है बार बार। रिश्ते आते हैं, सामने वाला चुप हो जाता है, कई बार आपको पसंद नहीं आता। तो याद रखिए, शादी की पूरी तस्वीर 3 घरों से बनती है, दूसरा, 7वां और 11वां। सिर्फ 7वें को देखोगे ना तो ये क्या है, जैसे एक पैर से दौड़ना हो। लंगड़ी टांग हमने बचपन में खेला है ना, उससे तेज थोड़े दौड़ा जाता है। अब एक कारक ग्रह की बात भी करेंगे। अब यहां पे क्या है कि पुरुष की कुंडली में
पत्नी का कारक होता है शुक्र और स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है जुपिटर। ये तो बेसिक है, नॉर्मली जो भी एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली पढ़ता है उसको ये पता होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, कमजोर शुक्र और पीड़ित शुक्र ये एक नहीं है। कमजोर का मतलब है ताकत कम है, पीड़ित का मतलब है ताकत तो है पर कोई पाप ग्रह उसका गला दबाए बैठा हुआ है। दोनों की दवाई अलग अलग है, एक को ताकत चाहिए तो दूसरे को उससे आजादी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, ये बात मैं जो बताने जा रहा हूं मे भी थोड़ी सी उल्टी तो लगेगी कि शास्त्र कहते हैं कारको भावनाशय, मतलब कि कारक ग्रह अगर अपने ही घर में बैठ जाए तो कभी कभी उस घर को बिगाड़ भी देता है। अब शुक्र क्या है? शुक्र है शादी का कारक। अगर सीधे 7वें भाव यानी शादी के भाव में बैठ जाए तो यह हमेशा अच्छा नहीं होता है। सोचिए कि ये कितना पैराडॉक्स है, कितना उल्टा है ये कि शादी का ग्रह शादी के घर में हो तो वैसे तो सोने पे सुहागा होना चाहिए पर है नहीं, और कई बार यही प्लेसमेंट भी देरी लेके आता है, नाम लगता है मंगल का। अब ये वो बारीकी है जिससे क्या है कि आप सिर्फ मंगल को देख के ऐसे ही कोई टपली करके चीज़ों को बताओगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। अब एक ऐसी चीज़ जिसके बिना शादी पे कोई भी फैसला आपका बिल्कुल अधूरा रहेगा वो है नवांश कुंडली, जिसको D9 चार्ट समझते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपकी मुख्य कुंडली क्या है? मेन लगन कुंडली, जिसको D1 बोला जाता है। ये एक प्रॉमिस है कि ये होगा। और नवांश क्या है? D9, वो जगह जहां पता चलता है कि ये वादा निभेगा भी कि नहीं। शादी के मामले में तो नवांश को सीधे शादी का चार्ट ही बोला गया है। अब अक्सर होता क्या है कि मुख्य कुंडली में 7वां भाव बड़ा चमक रहा है, सब कुछ वहां पे लवी डबी बड़ा परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी शादी रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि नवांश में वही 7वां भाग या नवांश का जो लग्न होता है वो कमजोर पड़ा हुआ है। जो मेन आपकी जन्म कुंडली यानी D1 था उसने तो वायदा किया था शादी होगी, पर D9 जहां हायर अथॉरिटी है, जहां सैंक्शन मिलनी है, उसने रोक लगा दी। इसलिए कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर होगा ना वो मुख्य कुंडली को देके शादी पे लास्ट बात कहेगा ही नहीं। और अब तक अगर किसी ने आपकी शादी पे राय दी है लेकिन अगर नवांश नहीं देखा है तो उसने फिर गलत कर दिया ना, उसने आधी कुंडली देख के पूरा फैसला सुना दिया। अब एक और लेयर पे आते हैं। अब वो लेयर जो है ना ये पूरे इस वीडियो को ना बाकियों से अलग करेगी, वो है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। बहुत कम लोग इसे आसान भाषा में खोल देते हैं, लेकिन इसकी सटीकता जो है ना जेमिनी की, ये तो मुझे हैरान कर देती है। पहली बात होती है दर कारक। आपकी कुंडली में जिस प्लैनेट के अंश जो है सबसे कम होना वही आपका दर कारक प्लैनेट है। और जेमिनी कहती है कि यही ग्रह आपकी जीवन साथी की आत्मा है, उसका मूल स्वभाव है ना इंटरेस्टिंग। जो प्लैनेट आपको सबसे कम डिग्री वाला दिख रहा है ना, सबसे दिखने में कमजोर दिख रहा है, वही आपके जीवन साथी का सबसे गहरा एड्रेस देता है। तो ये दर कारक जो है ना उलझा हुआ हो तो साथी मिलने में अड़चन आती है। फिर दूसरी बात होती है उपपद लग्न, आप इसको यूएल कह लीजिए, ये निकलता है 12वें भाव से। और सवाल लाजमी है कि शादी तो 7वें भाव से देखते हैं, फिर जेमिनी 12वें भाव पे क्यों गए? क्योंकि 12वां भाव समर्पण का है, आपके बेड प्लेजर्स का है, साथ निभाने का है। और शादी की असली नींव तो यही है, एक दूसरे के प्रति समर्पण करना। इसलिए ये जो उपपद है ना ये लंबे गंभीर रिश्ते का यानी असली शादी का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। अब एक छोटा सा पर बड़ा जबरदस्त नियम है कि उपपद से दूसरा भाव शादी की रक्षा करता है और 12वां भाव उसको कमजोर करता है। उपपद से 8वें भाव में कोई पाप प्लैनेट बैठ गया तो देरी का साफ इशारा होता है। अब देखो कितनी लेयर्स हैं। इन परतों की कीमत तब समझ आती है जब बाकी सब कुछ ठीक दिखे फिर भी शादी ना हो। तब जवाब अक्सर यहीं दर कारक में या उपपद में मिलता है। अब रुकिए, क्योंकि ये परत जो है ये आपका आधा डर यहीं हल्का करेगी। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली शादी के लिए बड़ी शानदार है, जबरदस्त है, दूसरा 7वां 11वां भाव मजबूत है, कारक वो भी ठीक ठाक है, नवांश में भी साफ है, लेकिन फिर भी शादी रुकी हुई है। आखिर क्यों? क्योंकि हर अच्छी चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अब शादी के योग है, ये थोड़ी हर समय शादी ही होती रहेगी। शादी तब होती है जब आपकी कुंडली में दशाएं उसको अलाउ करती हैं। 7वें भाव की, उसके स्वामी की, शुक्र की, गुरु की दशाएं, ये जो दशा विंडो जब तक नहीं खुलती ना अच्छी से अच्छी कुंडली भी इंतजार करती है। और जैसे ही ये विंडो खुलती है अचानक से चीज़ें पकड़ लेती हैं स्पीड। इसलिए बार बार दिखता है कि शादी अक्सर आपको आपके 7th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड की दशा अंतरदशा में होती है, या जब ये लॉर्ड जो है शुक्र गुरु के कनेक्शन में चलते चलते आते हैं। समझ लीजिए कि देरी कई बार समस्या नहीं होती, बस इतना है कि आपका समय अभी नहीं आया। जिस दिन ये बात समझ आती है ना
आपका डर भी खत्म हो जाता है। जो मन में चिंता लगी होती है ना शादी क्यों नहीं हो रही, वो भी खत्म हो जाती है। अब बस जाते जाते एक और लेयर की बात करते हैं। ये टेक्निकल नहीं है और ये बड़ी सच्ची है और बड़ी गहरी है कि कुंडली से ग्रहों का नक्शा नहीं होती है, ये आपके भीतर के पैटर्न का भी आईना होती है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, जरा देखिए कि कमजोर या पीड़ित शुक्र अक्सर एक आदत, एक हैबिट बन के बाहर आता है। या तो हर किसी को इतना आइडियलाइज कर देना कि कोई काफी अच्छा लगता ही नहीं है, या फिर सेल्फ डाउट, खुद को बड़ा हीन, बड़ा कम आंकना। पीड़ित शनि एक अनजाना सा डर, अभी नहीं थोड़ा और रुक जाते हैं, ये वाला डर। राहु का असर क्या है, अनरेस्ट, बेचैनी, हर विकल्प में ये ख्याल यार इससे बेहतर मिल सकता है, थोड़ा और वेट करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे जरूरी बात है कि कुंडली में ये पैटर्न ना कुंडली नहीं बनाती, सिर्फ दिखाती है। और सच्चाई ये है कि जब तक भीतर वाला ये पैटर्न नहीं बदलता ना, बाहर की देरी अक्सर वहीं की वहीं रहती है। इसलिए सिर्फ उपाय काफी नहीं होते, थोड़ी खुद की भी समझ चाहिए कि क्या मैं शनि के कैप्चर में हूँ, या राहु के थोड़ा और वाले कैप्चर में हूँ, या शुक्र वाले कैप्चर में हूँ। जब आप ये समझ लेते हो ना, तो समाधान यहीं से शुरू होता है। अब एक और काम की बात कि किया क्या जाए, और मैं आपको ये ना 7 दिन में शादी को करवाओ वाला उपाय नहीं बताऊंगा, आपको 4 स्टेप्स का रास्ता बता रहा हूं। पहला स्टेप है कारण पकड़ो, मंगल मान के मत बैठो, पूरी जांच। दूसरा 7वां 11वां भाव, 7वें का स्वामी, उसका कर, जो भी मैंने इस वीडियो में आपको चीजें बताई हैं ना, दारा कारक, उपपद, सब कुछ। और जब तक ये पता नहीं है ना, हर उपाय आपका अंधेरे में चलाई गई लाठी है। एक असूल रखिए कि जब तक सही डायग्नोसिस नहीं, तब तक रेमेडी नहीं। फिर आता है दूसरा स्टेप, जो सच में प्लैनेट कमजोर है ना, उसको मजबूत करिए। शुक्र कमजोर है तो उसकी साधना, उसका मंत्र जाओ, जो भी चार्ट के अनुसार शुक्र के उपाय बनते हैं ना, उसको सही करने के वो करिए। लेकिन अगर शुक्र कमजोर नहीं है, पीड़ित है, तो उसे ताकत नहीं, राहत चाहिए। और ये फर्क सिर्फ डायग्नोसिस बताएगा, कोई रटी रुटाई 40 उपायों की लिस्ट तो नहीं बताएगी ना। और फिर तीसरा स्टेप, बड़ा ताकतवर स्टेप बताने जा रहा हूं कि अपने पैटर्न पे काम करिए। आप हर रिश्ते को आइडियलाइज कर देते हैं या डर के मारे पीछे हट जाते हैं, तो इस पैटर्न को पहचान लेना खुद में एक उपाय है भाई। ग्रह बाहर का अवसर देंगे, पर हाथ किसको बढ़ाना है, हाथ तो आप ही को बढ़ाना है। फिर एक और कदम है कि अपनी दशा विंडो को तो जानिए और उसके साथ चलिए। अगर अगले 1-2 साल में आपकी शादी वाली विंडो खुल रही है ना, या शुक्र गुरु के संपर्क में आ रही है, तो वही आपका समय है शादी के मामले में एक्टिवेट होने का। मेहनत और सही समय जब मिलते हैं ना, वो बनता है मुहूर्त। और चलते चलते एक दिल से बात कि देरी का मतलब इनकार नहीं होता। शनि देरी करता है ताकि रिश्ता कच्चा ना रहे, पक जाए, फल दे आपको। और अक्सर जो शादी देर से होती है ना, वो नॉर्मली बढ़िया भी निकलती है। तो डरिए मत, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यानी अगर अगली बार आपके आसपास आपको ये सुनने को मिलता है ना कि शादी नहीं हो रही, ज़रूर मांगलिक होगा, तो एक स्माइल दीजिए और ये वीडियो उनसे शेयर कर दीजिए। क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये एक शब्द की कहानी नहीं, ये 7 परतों की कहानी है। और असली जवाब अक्सर उस परत में छिपा होता है जिसे किसी ने देखा नहीं होता। मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी परत आपके लिए नहीं थी, ये कमेंट में लिखिएगा। मुझे सच में इसको जानना है। और ये वीडियो किसी ऐसे को ज़रूर भेजिएगा, दोबारा कह रहा हूँ, कि जो अभी सिर्फ मंगल वाले डर में ही जी रहा है, या शादी लेट होने को कोई और कारण मान रहा है। हो सकता है आप उसका एक बोझ हल्का कर दें। चलिए वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।